शशांक सोनी लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम संविधान विषय पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने संसद के सदन में विधेयकों का निर्माण कैसे किया जाता है इसको विस्तृत रूप से जाना था व समझा था। आज की क्लास में हम यह देखेंगे कि सदन में कार्यवाही किस तरीके से होती है, कोई भी कामकाज करने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसे हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। संसद में कामकाज व कार्यवाही के साधन अर्थात कामकाज कैसे होता है तथा इस कामकाज को करने के लिए क्या कार्यवाही व प्रक्रिया होती है तथा उसमें क्या क्या साधनों का प्रयोग करते हैं। तो सदन की कार्यवाही को संपूर्ण रूप से समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं के आधार पर उसे जानना होगा। जैसे सदन प्रत्येक दिन के कार्य को अपने दो भागों में बांटकर करता है। दो बैठकें इसकी अलग अलग होती हैं। सामान्यतः पहली बैठक सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होती है। उसके बाद भोजन अवकाश हो जाता है। तत्पश्चात दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्यतः इसकी बैठक होती है, अथवा समय पड़ने पर इसका टाइम और बढ़ाया जा सकता है, अर्थात इसका स्थगन अगले दिन के लिए पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है जब उसे आवश्यकता हो या जब वह सही समझे या उस दिन का कार्य जब तक सदन में समाप्त हो गया। तो कार्यवाही को दो भागों में बांटते हैं। पहली बैठक सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगी। दूसरी बैठक दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक होगी, अथवा जब तक पीठासीन अधिकारी सदन को अगले दिन मिलने के लिए या अगले समय मिलने के लिए स्थगित ना कर दे। क्या कार्यवाही करेंगे तथा किन किन बातों को सदन की कार्यवाही में शामिल किया जाएगा, ये सब बातें पहले ही डिसाइड कर ली जाती हैं कार्य मंत्रणा समिति में। कार्य मंत्रणा समिति का केवल यही कार्य होता है कि सदन क्या कार्य करेगा तथा किस कार्य को करने के लिए कितने कितने समय बांटे जाएंगे, इन सभी चीजों का निर्धारण पूर्ण रूप से कार्य मंत्रणा समिति में हो चुका होता है, जिसकी अध्यक्षता सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति के द्वारा की जाती है। आपने देखा होगा जब किसी भी विषय पे सदन पे चर्चा होती है तो प्रत्येक जो दल शामिल होते हैं उन दलों को उनकी संख्या के आधार पे टाइम दिए जाते हैं, टाइम बांटे जाते हैं जिन पर वे बोल सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो दल संख्या में काफी कम है उनके बोलने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट की व्यवस्था की जाती है, जिसमें उनके कई सदस्य या कई सांसद बोलते हैं जिनमें वे पर्याप्त रूप से अपनी बातों को नहीं रख पाते क्योंकि समय अवधि काफी कम होती है। लेकिन हमारी लोकसभा के पास इतना ज्यादा कार्य होता है, इतने कम समय उसमें ऐसे कार्य करने होते हैं जिसमें सभी सदस्यों को समान रूप से शामिल करना पड़ता है, अर्थात सभी दलों को प्रतिनिधि के रूप में शामिल करना पड़ता है। इसलिए समय बांटने में ऐसी ऊंच नीच व ऐसी अव्यवहारिता हो जाती है। अब देखते हैं कि सदन में जो काम होता है वो किन किन पॉइंट्स के माध्यम से किया जाता है। तो सामान्यतः जब सुबह सदन शुरू होता है तो उसका पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। दोनों सदनों में यह शुरू होता है 11 से 12 बजे तक, लेकिन अभी कुछ समय पहले इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। लोकसभा में प्रश्नकाल सुबह 11 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया तथा राज्यसभा में इसका समय दोपहर 12 से 1 बजे कर दिया गया। 1 घंटे का काम होता है जिसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल शब्द से ही क्लियर है कि इसमें मंत्रियों से सवाल पूछे जाएंगे, उनसे प्रश्न किए जाएंगे, लोक महत्व के विषय पे या किसी भी अन्य विषय पे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उन्हें घेरा जाएगा तथा उन्हें जांचा जाएगा। हमने ये पढ़ा था कि संसद अपनी कार्यवाहियों के माध्यम से सरकार पर सशक्त नियंत्रण रखती है, उसका एक प्रमुख साधन आपका प्रश्नकाल होता है। मंत्री इस पर संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न किस टाइप के होते हैं उसे 4 भागों में बांट दिया गया। क्या है वे तो देखते हैं। सबसे पहला जो है वो होते हैं तारांकित प्रश्न, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनके अंत में सितारे जैसा साइन लगा होता है वे तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। इसकी महत्ता यह है कि इसका उत्तर मंत्री के द्वारा मौखिक रूप से सदन में दिया जाता है तथा मंत्री के उत्तर देने के बाद जिस सदस्य ने उस सवाल को उठाया था वह सदस्य मंत्री से काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, उस सवाल के माध्यम से और जानकारी प्राप्त कर सकता है या उसे और अच्छे से डिफाइन करने के लिए कह सकता है, जिसे हम पूरक प्रश्न कहते हैं। ये जो तारांकित प्रश्न है
हर एक प्रश्न की अलग अलग सूची बनी होती है लोकसभा में व राज्यसभा में, ताकि अलग से इन्हें समझा जा सके, पहचाना जा सके कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। तारांकित प्रश्न की जो सूची है वो हरे कलर में छपी होती है। अब देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है आपका अतारांकित प्रश्न, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मंत्री के द्वारा सदन में लिखित रूप से दे दिया जाता है, मौखिक उत्तर नहीं दिए जाते। स्वाभाविक रूप से जब इसके लिखित उत्तर दे दिए गए हैं, मौखिक उत्तर नहीं दिया जा रहा, तो इस पूरक प्रश्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी सूची सफेद रंग में छपी होती है। तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न, लोक महत्व का तात्कालिक विषय का ऐसा कोई भी मुद्दा जो आवश्यक हो, उसे संसद सदस्य के द्वारा उठाया जाता है। यहां ध्यान रखिएगा, अल्प सूचना कहने का अर्थ क्या है। तो जो ऊपर आपने देखा तारांकित व अतारांकित प्रश्न, इसमें भी वे सवाल पूछे जाते हैं जो अल्प सूचना में पूछा जा सकता है। लेकिन अल्प सूचना कहने का अर्थ यह है कि दो जो ऊपर आपने देखा तारांकित व अतारांकित प्रश्नों के लिए समय सीमा निर्धारित होती है, अर्थात जिस दिन उस प्रश्न को आपको पूछना है उसके 10 दिन पहले आपको इसकी सूची लोकसभा व राज्यसभा के महासचिव के पास पहुंचानी होगी। अर्थात आपके पास एक समयावधि निश्चित है कि आपको जिस दिन पूछना है उसके 10 दिन पहले ही इसे भेजना होगा, तब ये तारांकित व अतारांकित की श्रेणी में जाएंगे। यदि ऐसा कोई विषय उठ गया, ये देश में ऐसी कोई घटना हो गई जो कि सदन की कार्यवाही के 10 दिन से कम समय में हुई हो और इस विषय पे प्रश्न पूछना आवश्यक हो जाए, तो उसे अल्प सूचना प्रश्न की श्रेणी में रख दिया जाता है। इसे भी सदन में महासचिव के पास पहुंचाया जाता है। इसका उत्तर मंत्री के द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है तथा इस पर भी पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता है। इसकी सूची हल्के गुलाबी रंग की होती है। तो ये थे 3 प्रमुख प्रश्न जो कि संसद सदस्यों के द्वारा सरकार से या मंत्रियों से सीधे तौर पे पूछे जाते हैं, उनके कार्यों को परखा जाता है व जांचा जाता है। एक अलग तरीके का प्रश्न होता है जिसे गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न कहा जाता है, अर्थात संसद के सदस्य केवल मंत्रियों से नहीं बल्कि वे एक दूसरे से भी सवाल जवाब कर सकते हैं, जो भी प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। प्रमुखतः ऐसे सदस्य से प्रश्न पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद में तो शामिल नहीं है, लेकिन किसी के विधेयक के बनने में, किसी संकल्प को लाने में या सदन की कार्यवाही में विशेष रूप से उत्तरदायी हो, विशेष रूप से योगदान कर रहा हो, तो किसी सदस्य द्वारा उससे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी जो सूची है वो हल्के पीले रंग की होती है। ये चारों प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके पेपर में अब आ रहे हैं, पेपर के जो पैटर्न बदल रहा है उसमें इन्हें शामिल किया जा रहा है। ये बात थी आपकी प्रश्नकाल की, जो कि सदन की कार्यवाही का पहला घंटा हुआ करता था, जिसे अब परिवर्तित कर दिया गया। लोकसभा में 11 से 12 में इसकी कार्यवाही होती है, जबकि राज्यसभा में 12 बजे से 1 बजे के बीच में इसकी कार्यवाही होती है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मंत्रियों को एक ही सदन में, माफ कीजिएगा, एक ही समय में दोनों सदनों में उपस्थित होने में कठिनाई होती थी। वे सुगमता पूर्वक दोनों सदनों में जल्द से जल्द नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए इन्हें बदल दिया गया, दोनों की समय अवधि को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया। अब देखते हैं अगला साधन क्या होता है। तो अगला साधन है आपका शून्यकाल। शून्यकाल को समझने से पहले एक छोटी सी बात और रह गई है प्रश्नकाल से संबंधित, वह यह है कि जो भी प्रश्न लोकसभा व राज्यसभा में पूछे जाते हैं, क्या उनकी कोई निश्चित संख्या होती है या मेंबर चाहे जितने भी सवाल कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ विषय में निश्चित है तथा कुछ विषयों में अनिश्चितता है। जैसे लोकसभा में तारांकित प्रश्न की संख्या अधिकतम 20 हो सकती है, अर्थात किसी भी मंत्री से अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मंत्री को इस पे मौखिक उत्तर देना होता है तथा इसके साथ ही उस पे पूरक प्रश्न भी होते हैं, जिसकी कार्यवाही करते करते 1 घंटे का समय पर्याप्त बीत जाता है। वहीं अतारांकित प्रश्न कुल 230 एक दिन में पूछे जा सकते हैं, जिनके लिखित उत्तर सदन पटल पे रख दिए जाते हैं। राज्यसभा में तारांकित प्रश्नों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। जब तक प्रश्नकाल चल रहा है तब तक तारांकित प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
जबकि अतारांकित प्रश्नों की संख्या कुल 200 होती है, अधिकतम 200 होती है। तो ये थी बातें प्रश्नकाल की। अब देखते हैं अगली कार्यवाही का साधन या अगला समय क्या होता है। तो अगले समय को शून्यकाल कहा जाता है। लोकसभा में 12 बजे से 1 बजे तक तथा राज्यसभा में प्रारंभ में 11 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है, अर्थात प्रश्नकाल के या तो बाद या प्रश्नकाल के पहले। अब इस पर क्या बातें होती हैं? तो इस पर बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं। जैसा कि आपने प्रश्नकाल में देखा कि प्रश्नों की एक कैटेगरी डिसाइड कर दी गई थी, समयावधि डिसाइड कर दी गई थी कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे जो पहले से ही आपने जमा कर रखे हैं तथा किस समयावधि में जमा कर रखे हैं, तथा उन्हीं को देखते हुए एक नई प्रक्रिया चालू हुई, शून्यकाल, 0 आवर, जिसमें ऐसे विषय पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो अविलंबनीय है, लोक महत्व के विषय से जुड़ा हुआ है, तत्काल रूप से संसद के सदस्य के द्वारा वहां पे उस पे अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य रूप से 1 घंटे में अलग अलग सदस्य अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं प्रकट करते हैं। देश की जो व्यापक समस्याएं, ये जो तात्कालिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन पर भी अपने विचार प्रकट करते हैं। संसद के प्रक्रिया नियमों में 0 आवर, ये शून्यकाल का कोई वर्णन नहीं है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बनाया गया। लेकिन वर्ष 1962 में भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा पहली बार नवाचार के माध्यम से इसे इसमें शामिल किया गया। अब देखते हैं अगला क्या है। तो आधे घंटे की चर्चा, अर्थात प्रश्नकाल, ये शून्यकाल में मंत्रियों द्वारा जब जवाब दे दिया जाता है तथा यदि सदन को लगे कि जिन प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए वे लोक महत्व के हैं, वे अविलंबनीय हैं, तो वे उन पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए इसे आधे घंटे की चर्चा की जाती है, क्योंकि सामान्यतः सदन में आधा घंटा इस पर चर्चा करने के लिए निर्धारित होता है। सामान्यतः शाम को 5 से 5:30 बजे का जो समय होता है वो इसके लिए निर्धारित कर दिया जाता है। अर्थात प्रश्नकाल व शून्यकाल से क्रक्स के रूप में जो इंपॉर्टेंट मुद्दा निकला उस पर बात होगी। अगला है अल्पकालीन चर्चा। किसी सदस्य द्वारा अविलंबनीय तथा लोक महत्व से जुड़े विषय पर, अर्थात कोई सदस्य ऐसी बात प्रकट करे जो कि अविलंबनीय हो, लोक महत्व का हो, तो उस पर चर्चा की जाएगी। और चर्चा कब करेंगे? तो सप्ताह में कोई 2 दिन निश्चित होंगे तथा 2 घंटे उसके लिए अलग से सुरक्षित रख लिए जाते हैं। ये पहले से निर्धारित होता है कि ये 2 दिन और ये 2 घंटे ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय पे चर्चा के लिए रख दिए गए हैं, पहले से निर्धारित होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति केवल उस पे विषयों के नाम टैग करती है कि किन विषयों पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में ऐसी बातें होती हैं। अब देखते हैं, ये तो थी संसद की सामान्य कामकाज की संसद कैसे कार्य करती है। अब हम देखते हैं विस्तृत रूप से संसद का संचालन कैसे होता है। तो संसद आपकी प्रस्ताव व संकल्प के माध्यम से कार्य करती है, अर्थात प्रस्ताव व संकल्प ही मुख्य रूप से संसद की कार्यवाही के साधन होते हैं। थोड़ा सा इनको डिटेल में या बाइफरकेट करके पढ़ते हैं, अलग करके पढ़ते हैं कि क्या होता है। प्रस्ताव वह युक्ति होता है जो सदन को गति प्रदान करता है। इसके सामान्य अंग्रेजी शब्द मोशन का अर्थ ही है कि गति प्रदान करना, संचालित करना। संसद के सभी कार्यों से संबंधित कार्यवाहियों को इसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव किसी के भी द्वारा लाया जा सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो या कोई भी सदस्य हो। संकल्प प्रस्ताव का ही एक रूप होता है, प्रस्ताव का ही एक भाग होता है, थोड़ी सी विभिन्नताएं शामिल किया होता है, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। आज हम संसद के विभिन्न प्रस्तावों पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्या प्रस्ताव में क्या बातें शामिल है तथा उनके सरकार पे, विपक्ष पे व जनता पर क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहला आपका प्रस्ताव है विश्वास प्रस्ताव। इसका उल्लेख आपके लोकसभा के प्रक्रिया नियमों में नहीं किया गया। ये सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद द्वारा केवल लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में इसे पारित होना आवश्यक है। अगर यह लोकसभा में पारित होता है तो ऐसा माना जाता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन प्राप्त है। कब लाया जाएगा वह, क्यों लाया जाएगा? तो यदि सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत का संदेह हो या बहुमत पे खतरा मंडरा रहा हो तो उसे अपना विश्वास मत प्रस्तुत करना पड़ता है, या फिर
राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगे कि मंत्रिपरिषद ने अपना विश्वास खो दिया तो वह उसे अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए ऐसा निर्देश दे सकता है। दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है, अति महत्वपूर्ण है। हर एक बातों को अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से रटिएगा, क्योंकि इस प्रस्ताव के पास होने के पश्चात सरकार पूर्ण रूप से गिर जाएगी, सरकार खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी, उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन कहाँ है तो ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा तथा लोकसभा के कार्यवाही के नियम 198 नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन है। अब अविश्वास प्रस्ताव का आधार क्या है या क्यों लाया जाता है तो इसमें कहा जाता है कि इसके लिए कोई विशेष आधार की आवश्यकता नहीं होती, केवल यह बात होती है कि सरकार लोकसभा में अपना विश्वास मत खो चुकी है, इसलिए विपक्ष उसे हटाने के लिए लाता है, उसे काउंटर करने के लिए विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए अपने उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से, तो मंत्रिपरिषद को पूर्ण रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। यह प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा तो यह प्रस्ताव केवल और केवल विपक्ष के द्वारा लाया जाता है तथा यदि विपक्ष के 50 सदस्य इसका समर्थन करें तभी यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। यह प्रस्ताव अत्यंत आवश्यक होता है, सरकार की स्थिति को निश्चित करने का साधन है, इसलिए जब कभी अविश्वास प्रस्ताव सदन के कार्यवाही में शामिल किया जाता है तो यह सभी प्रस्तावों में अधिमान्य हो जाता है, उन पर यह अभिभावी हो जाता है, सबसे ऊपर पोजीशन में हो जाता है। अर्थात सदन में जो भी प्रस्ताव चल रहे हों, अगर विश्वास प्रस्ताव शामिल हो जाए तो उसे सबसे पहले वरीयता दी जाती है तथा सबसे पहले उसी पे कार्रवाई की जाती है। ये बात थी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, अति महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। नियम 198 के तहत लाता है कौन तो लोकसभा में लाया जाएगा विपक्ष के द्वारा, जब विपक्ष के 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। कारण वही है कि सरकार को उनके पद से हटाना, सरकार को बर्खास्त करना कि उसका लोकसभा में बहुमत ना। अब अगला देखते हैं प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव। यह निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा, तो आधार क्या है, यह किस बात के तहत तो नियम 184, याद रखिएगा नियम 184 निंदा प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। अब क्यों लाया जाएगा तो यदि मंत्री या मंत्रियों के समूह या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उसकी नीतियों के प्रति असहमति प्रकट करना हो तो इसे लाया जाता है। कौन लाएगा तो विपक्ष। सामान्य रूप से सरकार नीतियों के माध्यम से कार्य करती है, यदि विपक्ष को ऐसा लगे कि इसकी नीतियां संविधान के विरुद्ध हैं या देश के विरुद्ध हैं या लोक महत्व के हित से अलग होकर सरकार कार्य कर रही, तो यह निंदा प्रस्ताव लेकर आती है। किसी एक मंत्री के कार्य के लिए, कुछ मंत्रियों के सामूहिक कार्य के लिए या पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद की नीतियों की आलोचना करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद खतरे में आ जाती है, उसे बहुमत हासिल करने का दबाव हो जाता है, अन्यथा उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगला है आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह प्रस्ताव भी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किनके खिलाफ लाया जाएगा तो किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जाएगा। कब लाया जाएगा तो जब उसने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। विशेषाधिकार का उल्लंघन अर्थात सदन में मंत्रियों को बोलने की, अपनी अभिव्यक्ति करने की आजादी होती है, व्यक्तिगत रूप से वे सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि किसी मंत्री ने किसी बात को गलत तरीके से प्रकट किया है, कुछ तथ्य छुपाए हैं तथा पूर्ण रूप जानकारी जो मांगी गई थी उसे न दी गई हो, तो किसी सदस्य के द्वारा उस मंत्री के खिलाफ विपक्ष की ओर से इसे लाया जाता है तथा उस मंत्री की व सरकार की भरपूर आलोचना की जाती है। इसे संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। अगला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। संसद के किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की या सभापति की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के अविलंबनीय विषय पर लाना तथा मंत्री से उस पर जवाब की उम्मीद करना। यदि कोई कार्रवाई सदन में चल रही हो और उसी समय देश में कुछ महत्वपूर्ण घटना हो जाए जिससे संबंधित मंत्री से कोई भी सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा की
सभापति की अनुमति से मंत्री से सीधे तौर पे उस पे सफाई मांग सकते हैं, उस पर उनका दृष्टिकोण मांग सकते हैं। मंत्री चाहे तो तुरंत उस पर अपना वक्तव्य दे दे या फिर वह सदन से इस पर समय की मांग करके बाद में अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहलाता है कि किसी विशेष अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पे मंत्री का ध्यान अवगत करना या मंत्री का ध्यान लाना। अगला है आपका धन्यवाद प्रस्ताव। हम यह जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है या फिर वर्ष में जो लोकसभा की पहली बैठक होती है उसमें, माफ कीजिएगा, मतलब वर्ष में जो सदन की पहली बैठक है दोनों में राष्ट्रपति के द्वारा पहली बैठक को संबोधित किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। इस अभिभाषण में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद या उसकी सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनकी चर्चा की जाती है तथा भविष्य में जो कार्य व योजनाएं क्रियान्वित होने वाली है उन पर बात की जाती है, उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति का यह अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार किया जाता है। बाद में अभिभाषण के बाद दोनों सदनों पे इस अभिभाषण पे विस्तृत रूप से चर्चा होती है तथा चर्चा करने के बाद इस पे मतदान किया जाता है। यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं होता तो सरकार खतरे में हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो अपना बहुमत खो देती है। इसलिए इसे सदन में पारित होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला है स्थगन प्रस्ताव। क्या है तो लोक महत्व के अविलंबनीय विषय में चर्चा के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करना, अर्थात सदन की कार्यवाही क्या होगी, किन विषयों पर चर्चा होगी, ये सभी बातों का निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा पूर्व ही कर लिया जाता है कि किस दिन किस कार्य को कितने समय में कंप्लीट किया जाएगा या संपूर्ण किया जाएगा। लेकिन यदि कुछ सदस्य मिलकर किसी एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाह रहे हो जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, लोक महत्व से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे सदस्य सामूहिक रूप से समर्थित होकर अध्यक्ष या सभापति के द्वारा उसे अपना ये ज्ञापन सौंप के यह उनसे निवेदन कर सकते हैं कि सदन की आज की जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया जाए तथा उसके स्थान पे इन बातों को, इन मुद्दों को शामिल कर लिया जाए जिस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों की अनुमति होती है। यह आवश्यक नहीं कि यह केवल विपक्ष के द्वारा लाया जाए, यह दोनों पक्षों के द्वारा लाया जा सकता है तथा इस पर पीठासीन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है, अर्थात पीठासीन अधिकारी भी यदि उसे आवश्यक समझे तो वह इसे शुरू करने की बात कह सकता है। समय अवधि कम से कम 2.5 घंटे, अर्थात कम से कम जो विषय निर्धारित किया गया है उस पर 2.5 घंटे चर्चा की ही जाएगी, क्योंकि अति आवश्यक है। तभी संसद की नियमित कार्रवाई को स्थगित करके इस पर विचार विमर्श किया गया। कुछ शर्तें हैं कि किन बातों को इसमें शामिल किया जाएगा तथा किन बातों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा स्थगन प्रस्ताव में। तो किन शर्तों को शामिल किया जाएगा आइए देखते हैं। पहला है एक मुद्दा, अर्थात किसी एक ही टॉपिक पे, एक ही विषय पे चर्चा होगी, अन्य कोई विषय उसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरा, जो भी विषय है वो तात्कालिक तथा महत्वपूर्ण घटना होनी चाहिए, अर्थात ऐसा विषय हो जो हाल ही में देश में घटित हुआ हो तथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। कोई भी ऐसा विषय ना हो जो काफी समय पूर्व घटित हुआ हो या जिस पे काफी समय बीत चुका हो। तीसरा है विषय निश्चित, तात्कालिक तथा विषय निश्चित, तथ्यात्मक व लोक महत्व का होना चाहिए। अब ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो नहीं होनी चाहिए? तो कोई भी ऐसा विषय जो न्यायालय में विचाराधीन है, या कोई भी ऐसा विषय जो अनुच्छेद 105 अर्थात संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा हुआ है, या कोई भी ऐसा विषय जिसपे चर्चा हो चुकी है, या कोई भी ऐसा विषय जो अन्य प्रस्तावों के माध्यम से शामिल किया जा चुका है, वे इन सब में शामिल नहीं होंगे। उन सब विषयों पे चर्चा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होंगी। तो किन विषयों को स्थगन प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाएगा? जो न्यायालय में विचाराधीन हो, या जो संसदीय विशेषाधिकार से रिलेटेड हो, या जिन पे चर्चा की जा चुकी हो, तथा अंतिम से वे जिन्हें अन्य प्रस्तावों के माध्यम से शामिल किया जा सकता है या किया जा चुका हो, वे विषय इसमें शामिल नहीं होंगे।
तो ये थी सदन की कामकाज कैसे होता है, समयावधि तथा सदन की कार्यवाही के कुछ साधन, कुछ बातें हैं तथा सदन की कुछ प्रमुख समितियां हैं जो इनके लिए सहायक होती है, जिनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।